मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं एएस ज्योग्राफर चैनल। आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं वैसे तो तीन है: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। लेकिन आज का अपना ये जो वीडियो है वो मानव भूगोल की विचारधाराओं का जो पहली विचारधारा है निश्चयवाद, तो इस निश्चयवाद पर ही ये वीडियो रहेगा और बाकी की जो दो विचारधाराएं हैं उनका वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण यानी कि इसको आप समझ सकते हैं कि इसको का को आप पर समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण। जैसे कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण, प्रकृति का मानव पर नियंत्रण यानी कि मनुष्य है वो प्रकृति के नियंत्रण में है। इस विचारधारा की ये मुख्य बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव के पास तकनीकी ज्ञान का कम होना। उस समय मानव के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव था, या कहें तो तकनीकी ज्ञान बहुत ही कम था। उस समय मानव प्रकृति से डरता था और डरने के साथ साथ वह प्रकृति की पूजा भी करता था। ठीक है, तो इस बात से ये सारी जो तथ्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे एक विचार निकल कर आता है और उस विचार का नाम है निश्चयवाद, या इसको आप पर्यावरणवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। निश्चयवाद है ये एक आदिम समय से चलता आ रहा है, यानी कि उस समय प्रकृति को ही शक्तिशाली माना गया था। तो इसकी जो मुख्य बात है वो ये है कि देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। यानी कि 17वीं 18वीं में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 19वीं सदी में। अभी ये जो विकास हुआ था ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ये सबसे पहले हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने प्रकृति यानी कि निश्चयवाद को उन्होंने रखा था, और इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट, अब इसकी जो विचारधारा है वो क्या है? यानी कि निश्चयवादी विचारधारा है कि मानव को निष्क्रिय व दास बताया। मानव को क्या बताया? निष्क्रिय, यानी कि प्रकृति की तुलना में मानव निष्क्रिय है, प्रकृति का दास है, और प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है। मानव पर नियंत्रण कैसे है? जैसे कि हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए जलवायु। जलवायु है ये मानव को नियंत्रित करती है, जैसे कि मनुष्य के भोजन को नियंत्रित करती है, उसके शारीरिक बनावट को नियंत्रित करती है। जैसे कि शारीरिक बनावट की बात कर लें कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें शारीरिक भिन्नता पाई जाती हैं, जैसे कि निग्रेटो है, निग्रो है, कोकेसाइड है, ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, ये जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें आप शारीरिक भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे कि अमेरिका के लोग हैं, भारत के लोग हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अफ्रीका के लोग हैं, तो इनमें शारीरिक भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से बताया गया है कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है। अच्छा, आगे बात करें कि मनुष्य प्रकृति की देन है। मनुष्य किसकी देन है? प्रकृति की। और मनुष्य की समस्त मानवीय जो कार्य है वो किस पर निर्भर है? प्रकृति पर ही निर्भर है। जैसे कि मनुष्य आदिम समय से ही स्थानांतरित कृषि करता आ रहा है। वो स्थानांतरित कृषि किस पर निर्भर है? जलवायु पर, प्रकृति पर। ठीक है, इसी प्रकार से मृदा पर। और मनुष्य जो भी उस समय वस्तुएं बनाता था, तो जो खनिज है, तो ये भी खनिज भी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो इस प्रकार से समस्त मानवीय कार्य हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए प्रकृति को सर्वोपरि या शक्तिशाली माना गया है इस विचारधारा के अकॉर्डिंग।
अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल क्या है इसके। जैसे कि आदिवासियों का वातावरण पर निर्भर रहना। जैसे कि अभी भी कई ऐसे आदिवासी हैं, जैसे कि एस्किमो है, बुशमैन है, पिग्मी है। अपने भारत में भी बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, जैसे कि भील, गरासिया, ठीक है, संथाल। इस प्रकार की आदिवासी हैं जो कि किस पर निर्भर करते हैं, वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये आदिवासी लोग कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल में इनको वहीं पर इनको भोजन प्राप्त होता है। प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं इनको मिलती हैं उनका ये उपयोग करते हैं, इसलिए इनके लिए प्रकृति सर्वोपरि होती है। इसी प्रकार से किसानों का जलवायु या वर्षा पर निर्भर रहना इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो निश्चयवाद का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। और वास्तविक जो विकास हुआ था वो हुआ था 19वीं सदी में। वैसे तो इसका जो विकास हुआ था वो 17वीं व 18वीं सदी में हुआ था, लेकिन वास्तविक विकास हुआ 19वीं सदी में। समर्थक है इसके जैसे कि कांट है, स्ट्रेबो, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, हैक्कल, बक्कल, डेमोलिस, चर्चिल सैंपल, हंटिंगटन, रेटजेल, हम्बोल्ट, रिटर, ऑस्कर, पेस्जल व लिपले, ये इसके समर्थक हैं जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया था। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में निश्चयवाद के बारे में विस्तार से बताया था और इसका बहुत ज्यादा समर्थन किया था। तो सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं कि किसने क्या कथन दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल का कथन। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपना कथन दिया था कि हमारी बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता की प्रगति की तुलना एक चिड़िया की सचंद उड़ान से नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है जिसकी जड़ें हमेशा धरती से जुड़ी रहती हैं। यानी कि इनका मानना है कि मानव चाहे कितना क्यों ना विकास कर ले, कितना भी वो विकास कर ले, लेकिन वो हवा में नहीं उड़ सकता। विकास करने के बावजूद भी उसके जो पैर हैं वो कहाँ पर टिके रहेंगे, धरती पर टिके रहेंगे, और मानव को धूल में ही परिवर्तित होना पड़ेगा। तो ये बात किसने कही थी, फ्रेडरिक रेटजेल ने कही थी कि हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, अपने पास कितनी भी तकनीकी क्यों ना आ जाए, लेकिन मनुष्य रहेगा कहाँ पर, इस धरातल पर ही रहेगा। वह एक चिड़िया की तरह आकाश में स्वतंत्र नहीं उड़ सकता है। तो ऐसा कथन किसका था, फ्रेडरिक रेटजेल का। दूसरा कथन देखते हैं मॉन्टेस्क्यू का कथन। इन्होंने बताया कि जो शीत जलवायु के लोग हैं वे ताकतवर होते हैं, साहसी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, वह कम अंधविश्वासी होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, आलसी होते हैं, वह अकर्मणीय होते हैं। यानी कि इन्होंने ये बात क्यों कही है, इन्होंने कहा है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण है, और प्रकृति के नियंत्रण को इन्होंने यहाँ पर बताया है अपना एक कथन देकर कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है, यानी कि जलवायु है वो मनुष्य को ताकतवर बनाती है। यानी कि शीत क्षेत्र ठंडे होते हैं और वहां के जो लोग हैं वे ताकतवर हैं, साहसी हैं और कम अंधविश्वासी और स्पष्टवादी हैं। उनमें आक्रमण करने की क्षमता होती है, उनमें दूसरे जो राज्य हैं उनको जीतने की क्षमता होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग कायर व आलसी होते हैं। तो ये बात कही है मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने बताया कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सभ्यता विकास का मुख्य कारण वहां की जलवायु है। यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु है वो सभ्यता का विकास का एक मुख्य कारण माना गया है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है हम्बोल्ट ने। अगला जो विचारक है वो है कुमारी चर्चिल सैंपल। ये जो एलन चर्चिल सैंपल है ये अमेरिका की रहने वाली है और फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्य है। ये
निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, तो इसने क्या कथन दिया था? इसने कथन दिया था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। पृथ्वी तल की उपज का अभिप्राय इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, कि यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका लालन पालन किया है, उसके कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को नई दिशा दी है, उसके समक्ष कठिनाइयां प्रस्तुत की है, जिससे कि उसके शरीर को बल मिले और उसकी बुद्धि तीव्र हो। तो इस प्रकार से एलन चर्चिल सैंपल ने मनुष्य को पृथ्वी तल की उपज माना है। मनुष्य मोम या प्लास्टिक का पुतला है और प्रकृति का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, जिसके अनुसार मनुष्य खुद को समायोजित कर लेता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर जाकर मनुष्य अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इन्होंने बताया है कि पृथ्वी मानव की हड्डियों, श्वास तंत्र, मस्तिष्क व आत्मा में व्याप्त है। तो ये जो विचार हैं ये किसके हैं? एलन चर्चिल सैंपल के हैं। आगे हम इसकी पढ़ेंगे अब आलोचना की बात की जाए तो जैसे कि ये विचारधारा निश्चयवाद अब समय बीतता गया और इसका प्रभाव है वो कम होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि 20वीं सदी में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने इसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया और निश्चयवाद के स्थान पर अब दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम है संभववाद, उसने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया। अब संभववाद का अर्थ क्या है कि मनुष्य को उसमें शक्तिशाली बताया गया है और निश्चयवाद में किसको शक्तिशाली बताया गया है? प्रकृति को। अब देखिए, निश्चयवाद में बताया गया है कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण में, जबकि संभववाद में बताया गया है कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण आंशिक होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये दोनों की विचारधारा इस बात को दोनों को ही अलग करती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में तो फ्रांसीसियों ने इसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, जबकि स्वेट ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि बिना मानव के पर्यावरण एक अर्थहीन वाक्य है, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई भी क्रिया अधूरी है और मनुष्य को ही आपने अर्थहीन बना दिया है, यानी कि मनुष्य को निष्क्रिय बना दिया है। मनुष्य तो एक सक्रिय प्राणी है, ठीक है। तो इस बात को लेकर इन्होंने निश्चयवाद की आलोचना की, जबकि हिगल महोदय पहले वे निश्चयवाद के समर्थक थे लेकिन बाद में वे संभववाद के समर्थक बन गए। उन्होंने कहा था कि मेरे सामने नीतिवादी की बातें मत करो, क्योंकि जहां पहले यूनानी लोग रहते थे अब वहां पर तुर्की लोग रहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जब वहां यूनानी लोग रहते थे, ठीक है, तो वहां पर अब तुर्की लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मनुष्य संभव कर सकता है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इजराइल में कृषि का विकास हुआ, यानी कि बूंद बूंद कृषि पद्धति का विकास इजराइल में किया गया, जो कि एक संभववाद विचारधारा है। बांध बनाना, नहर निर्माण, हरित क्रांति का विकास, और इस प्रकार से मनुष्य ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि असंभव थे, उनको मनुष्य ने संभव करके दिखाया है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना हुई। तो ये अपना निश्चयवाद का एक वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो संभववाद का होगा और उसके बाद में नव निश्चयवाद का होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। धन्यवाद।